कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना, गुजरा जमाना। कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। आज़ादी गुनाह है बताया गया था, आज़ादी गुनाह है बताया गया था, हजारों को फांसी चढ़ाया गया था। खुश नसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ऐ वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रविंद्र सिंह। खास कार्यक्रम शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना लेकर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शहला निगार। ब्रिटिश हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देने वाले वीर सपूतों की कुर्बानियों ने उस दौर के युवा भारत के गर्म खून में और ज्यादा उबाल ला दिया था। भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान जैसे वीर क्रांतिकारियों के जुनूनी इरादों ने फिरंगियों में खौफ भर दिया था। वहीं सुभाष चंद्र बोस की चतुराई ने अंग्रेजी हुकूमत की गणित की चालों को बिगाड़ कर रख दिया था। इतिहास के पन्नों में दर्ज क्रांतिकारियों का एक एक पन्ना, एक एक दास्तां उनकी अलग अलग कहानी को बयां करता है। प्रसार भारती के सेंट्रल आर्काइव्स में ऐसे तमाम रोमांच से भर देने वाले किस्से मौजूद हैं और इन किस्सों को समेटकर हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि आपको रोमांच से भर देगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। संघर्ष, क्रांति और बलिदान, यही वो बातें हैं जो देश के वीरों और वीरांगनाओं के जहन में रच बस चुके थे। आज़ादी पाने का जुनून इस कदर हावी हो चुका था कि बच्चे, बूढ़े, युवा और महिलाएं सभी देश पर मर मिटने को तैयार हो गए थे। बेतहाशा उमड़े जनसैलाब को देखकर फिरंगियों की हुकूमत की दीवारें दरकने लगी थीं। आखिर कैसे रहे होंगे संघर्ष के वो दिन, कैसे कटी होंगी फिरंगियों की ज्यादतियों को सहते सहते क्रांतिकारियों की जेल में बंद वो खौफनाक रातें। आइए देखते हैं भूली बिसरी। देश की आजादी की कहानी अनेकों कुर्बानियों की दास्तां है। उन महान देश के सपूतों की दास्तां जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद करवाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिन्होंने देश के माथे पर से गुलामी का दाग मिटाने के लिए अपना खून तक बहा दिया। इन्होंने बलिदानों के इंकलाबी रास्तों पर चलकर आजादी की मंजिल तक पहुंचने का सपना देखा, एक ऐसा सपना जिसके सच होने तक बहुतों ने जिंदा रहने का इंतजार भी नहीं किया। इन देशभक्तों ने ब्रिटिश की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में संवैधानिक सुधारों के जवाब देने के लिए ब्रिटिश सरकार के साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कर दी। महात्मा गांधी ने इसके जवाब में ऐलान किया, साइमन कमीशन की नियुक्ति का उचित जवाब दिया जाना चाहिए। केवल जोशीले भाषणों और वीरता भरी बातों से ही नहीं, बल्कि इनके साथ संघर्ष भी होना चाहिए।
पूरे देश ने, कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था। लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस में, कानपुर में, हर एक जगह पर ये इसका हुआ था। तो इसी तरह लाहौर जब पहुंचा है साइमन कमीशन, तो लाला लाजपत राय उसका हमारा जुलूस लेके उस साइमन कमीशन गो बैक के लिए वो लीड कर रहे थे उस जुलूस को। तो उसमें सब लोग गए हुए थे। तो वहाँ से जब स्कॉट था पुलिस सुपरिटेंडेंट वहाँ का, तो और साउंडर्स था असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट, ये दोनों थे उसको जुलूस को ख़त्म करना चाहते थे। 3 फरवरी 1928 को जॉन साइमन और उसके साथ आए लोगों के बंबई में कदम रखते ही पूरे देश में विरोध के स्वर उठने लगे। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन विरोधी एक घटना ने स्वाधीनता संग्राम को एक नया मोड़ दे दिया। उस दिन लाहौर रेलवे स्टेशन पर हजारों आंदोलनकारियों के साथ पंजाब केसरी लाला लाजपत राय साइमन वापस जाओ का जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे। लाला जी पर वहाँ लाहौर रेलवे स्टेशन पर हजारों आदमी के जम्मू में लाठी चार्ज हुआ था, जिससे वो बड़े सख्त जख्मी हो गए थे। देश के अंदर इस पर बड़ा रोष, नाराजगी बड़ी प्रकट हो रही थी। ब्रिटिश सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से जख्मी हो गए। देश की आजादी का ये बहादुर 17 नवंबर 1928 को छाती पर ब्रिटिश सरकार की लाठियों के जख्म लिए इस दुनिया से अलविदा हो गए। लालाजी की दुखद मृत्यु की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और देश के अनेकों नौजवानों के सीने में इस बर्बरता के विरोध में बदले की आग सुलग उठी। साउंडर्स को मारने की हम लोगों ने योजना बनाई थी। तो साउंडर्स इस वक्त अपने ऑफिस से निकल के और बाहर जा रहा था, उसी वक्त उस पर अटैक किया राजगुरु ने, वो गिर गया। उसको भगत सिंह ने बिल्कुल खत्म कर दिया। उन्होंने ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मौत के घाट उतारकर लाला लाजपत राय की दुखद मृत्यु का बदला ले लिया। इस घटना से ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिल गई। भगत सिंह की हर तरफ सरगर्मी से तलाश की जाने लगी, लेकिन दुर्गा देवी और उनके आंदोलनकारी साथियों ने भगत सिंह को लाहौर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भगत सिंह को लाहौर से निकालना था। अब लाहौर से निकालने के लिए क्या किया जाता है? उस वक्त सुखदेव, जिसको फांसी हो गई, वो हमारा वहाँ का पंजाब का ऑर्गेनाइजर था। तो ये राजगुरु और भगत सिंह दोनों को लेके सुखदेव आया रात को 9 बजे के करीब, और कहने लगा कि सुबह बहुत तड़के अंधेरे में ही पुलिस वालों के आने से पहले आप लोगों को निकल जाना है और कलकत्ता जाना होगा, और एक परिवार के रूप में इन लोगों को ले जाइए आप। राजगुरु नौकर बना हुआ था, भगत सिंह साहब बना हुआ था। ये इनकी स्कीम थी। तो एक पारिवारिक, जैसे कि घर के लोग जाते हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब परिवार जैसे जाता है, इस तरीके एक ऑफिसर के रूप में वहाँ से निकलना था। लाला लाजपत राय की दुखद मृत्यु के बाद भगत सिंह और उनके आंदोलनकारी साथी बटुकेश्वर दत्त ब्रिटिश सरकार के बहरे कानों को सुनाने के लिए एक धमाका करने की योजना बनाने लगे थे, ताकि ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिल जाएं और ठहरे हुए आंदोलन में फिर से जान फूंक दी जाए। भगत सिंह और उनके आंदोलनकारी साथी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के झंडे तले सक्रिय रूप से आंदोलन में लगे हुए थे। भगत सिंह और उनके आंदोलनकारी साथी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के झंडे तले सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे। एसोसिएशन ने क्रांति के रास्ते देश की आजादी को पाने का अपना संदेश भारतीय जनमानस तक पहुंचाने का अंतिम फैसला किया। इस कार्य योजना पर अमल के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम से धमाका करने की योजना बनाई गई। 8 अप्रैल 1928 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में धमाका कर दिया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दे दी। भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त का यह संदेश पूरे देश में जन जन तक पहुंच गया।
ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को, आठ अप्रैल 1929 को सरदार भगत सिंह और B.K. दत्त ने सेंट्रल असेंबली के अंदर जब उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट और ट्रेड यूनियन के ख़िलाफ़ ज़ारा करते हुए सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे और उसके साथ इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इम्पीरियलिज्म के जो नारे लगाए थे वो सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में गूंज गए थे। देश के बहादुर सपूतों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फांसी के फंदे को शान से चूमकर आजादी की लड़ाई को और तेज कर दिया। उनका यह बलिदान देश की आजादी के लिए एक नया रंग ले आया। चुनाचे जब 1929 के आखिर दिसंबर में रावी के किनारे अनबटे पंजाब की राजधानी लाहौर में जब कांग्रेस का इजलास हुआ तो जगह जगह इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। जो दौर कांग्रेस का सेशन हुआ उसमें हम शामिल हुए। मैं डेलीगेट की हैसियत से भी हुआ और वॉलंटियर की हैसियत से भी हुआ और वहाँ पर हमने फिर आज़ादी का जो झंडा लहराया था वो जीवन को मेरे आगे बढ़ा के ले गया। दिसंबर 1929 में हुए लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद हुआ। 31 दिसंबर 1929 आधी रात के वक्त एन ठीक जिस वक्त रात के 12:01 हुए नेहरू ने मुकम्मल आज़ादी पूर्ण स्वराज का झंडा लहराया और ऐलान किया कि अल्टीमेटम जो हमने दिया था कलकत्ता कांग्रेस के अंदर उसकी म्याद ख़त्म हो चुकी है और अब हम हमारी सारी कोशिशें मुकम्मल आज़ादी पूर्ण स्वराज लेने की तरफ बढ़ेंगी। जिस वक्त ये पूर्ण स्वराज का झंडा लहराया गया आसमान बिल्कुल नारों से गूंज उठा और लोगों में और जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर पट्टाभाई सीतारमैया, खान अब्दुल गफ्फार खान ये सब मौजूद थे और एक तरह से भंगड़ा शुरू हो गया। खुशी इस बात की आ गई कि हिंदुस्तान अब आज़ाद होने जा रहा है। अब हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं कि बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर एक नया सूरज इदा होने वाला है और उस सूरज की किरण के अंदर हमें आज़ादी नज़र आने लगी थी और उसके मुताबिक इतना जोश और उत्साह था लोगों के अंदर कि लोग समझते थे कि बस अब आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई है, अपने आप को इसके हवाले कर लो। मैंने भी देखा उसके अंदर और वो एक सच था कि अब वक्त आ गया है कि हमें अपने वतन के लिए, मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लाहौर में वर्ष 1929 की उस आधी रात को इतिहास का एक सुनहरा पन्ना लिखा गया और घड़ी में आधी रात के 12 बजते ही रावी के तट पर भारत का झंडा फहरा दिया गया। 1 जनवरी 1930 का नया सवेरा देश के स्वाधीनता सेनानी पूर्ण स्वराज का संकल्प लेकर पेशावर से कन्याकुमारी भूभाग तक फैले अखंड देश में अपने अपने घर लौटे। 26 जनवरी 1930 को ये संकल्प पूरे देश में दोहराया गया और नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। 1930 में दिल्ली में 26 जनवरी को पहला जुलूस आज़ादी का निकाला। दिल्ली के चांदनी चौक में वो जुलूस स्मरणीय रहेगा सब दिल्ली वालों को। ऐसा जुलूस नहीं निकला होगा। 15 अगस्त का जरूर आज़ादी का दिन हमने सजाया, लेकिन वो 26 जनवरी वाला दिन भी कम नहीं था। घोड़ों पर सब शहर के आदमी और सच कर आए थे। तिरंगी झंडियाँ मेज़ों के ऊपर लगा करके वो बैठे थे घोड़ों पर, साइकिल वाले थे और उसके साथ साथ पब्लिक थी। वो जुलूस लाखों में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हज़ारों से तो कम नहीं था। वो बहुत बड़ा जुलूस था। वर्किंग कमेटी ने आज़ादी के रेजोल्यूशन का प्रस्ताव रखा था कि हर एक भारतवासी को इसको पढ़ना है और कसम लेनी है। वो जाकर गांधी ग्राउंड में हम लोगों ने पढ़ा, हमारे संग और जितनी पब्लिक थी उन्होंने पढ़ा और देश का वातावरण बदल गया। एक तरह से कहिए तो सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत थी। अब आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने संभाल ली। इस महामानव ने देश में एक नई चेतना फूंक दी। जाति, धर्म
और वर्ग विशेष की दीवारें तोड़कर पूरे भारतीय जनमानस को एक करने का उत्तम कार्य किया। इससे देश का स्वतंत्रता आंदोलन एक नए दौर में दाखिल हो गया। छह अप्रैल 1930 दांडी में जमीन से कुछ एक दाने लेकर गांधी जी की मुट्ठी जमीन से आसमान की ओर उठी और नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत को यह आगाह कर दिया कि उनके काले कानून अत्याचार के प्रतीक हैं। अंग्रेजों को साफ साफ बता दिया गया कि भारतीय जनमानस अब जाग उठा है और अब वह अंग्रेजों की गुलामी में रहने को तैयार नहीं। नमक सत्याग्रह की जोरदार सफलता ने पूरे भारतवर्ष में एक नए उत्साह का संचार कर दिया। देश भर में जगह जगह हजारों स्वाधीनता संग्राम सेनानी गिरफ्तारियां देने लगे। पहली गिरफ्तारी तो अप्रैल 1930 में सलीमपुर पर नमक बनाते के वक्त हुई थी और उस वक्त हमारे संग महात्मा गांधी जी के लड़के देवीदास गांधी, लाला शंकर लाल, मौलाना आरिफ हसफी, राधा रमन, दिल्ली के लाला ओंकार नाथ, काफ़ी बड़ी टीम थी हमारे साथ। और जब नमक बना के जुलूस बना के लौट रहे थे तो उन्होंने देवीदास गांधी का वारंट पेश कर दिया। तो देवीदास गांधी बस के ऊपर चढ़ गए फौरन और कहने क्या तुम एक का वारंट देते हो, जो तुम्हारी दिल में लिस्ट है वो दो मुझे। और शायद उस दिन हमारी गिरफ्तारी नहीं थी वास्तव में, वो लिस्ट थी कि इनको पकड़ना है। उसने वो लिस्ट निकाल कर पुलिस सार्जेंट ने देवीदास जी के हाथ में दे दी और देवीदास जी ने खड़े किया, कहा देखो भाई इनमें से जो जो यहाँ पर है सब आ जाओ। और हम सभी तो वहाँ मौजूद थे। उनके लिस्ट पढ़ते ही हम सब के सब बसों पे चढ़ गए। अब वो हमारी पहली गिरफ्तारी हो गई। 1930 से 1932 तक स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी गतिविधियों में काफी तेजी आई। उस समय के अखबारों और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्रांति का संदेश पूरे भारत में जन जन तक पहुंचाया जाने लगा, जिससे प्रेरणा लेकर अनेकों युवाओं ने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। देश भर में आंदोलन की आग भड़क उठी थी। फिरंगियों की कूटनीतिक चालों का आंदोलन के अग्रणी नेता बड़ी ही चतुराई से जवाब दे रहे थे। आज़ादी की ये लड़ाई अपने अंतिम दौर में थी। तभी सामने आया एक ऐसा नायक जिसने फिरंगी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। और इस नायक ने न केवल एक फौज का गठन किया जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना गया, बल्कि इतिहास के पन्नों में अनेक कीर्तिमान भी दर्ज किए। और तो और पहली महिला रेजिमेंट का भी गठन किया जिसे रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से जाना गया और इसका नेतृत्व किया कप्तान लक्ष्मी सहगल ने। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। कांग्रेस का नजरिया फांसीवादी विरोधी था, लेकिन कांग्रेस दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश के समर्थन के बदले भारत की आजादी का ठोस आश्वासन चाहती थी। अंग्रेज इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। कांग्रेस के अंदर खाने में सत्याग्रह के लिए दबाव बढ़ने लगा। फिर यह फैसला किया गया कि सत्याग्रह छेड़ने से पहले संगठन को मजबूती दी जाए। ऐसे समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक ने रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में क्रांति द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खात्मे का आह्वान किया गया। सन 36 में हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में, जिसकी सदारत पंडित मोहम्मद अली जिन्ना ने की और उसका इफ्तिताह या इनॉग्रेशन या उद्घाटन कहिए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये पहला और आखिरी मौका था जब जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना एक ही प्लेटफॉर्म पर आए थे। सन 36 की कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ इत्तेफाक़ात ऐसे हुए कि मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल में और मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। उस कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा ये हुआ कि जिन्ना ने कोशिश की कि बजाय एक नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के मुसलमानों का अलहदा एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बने और उन्होंने कोशिश की कि मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन बनाया जाए। इस सिलसिले में भी उन्होंने लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस की। हम लोगों ने वो कॉन्फ्रेंस को नाकाम कर दिया। उस वक्त हिंदुस्तान के तलबा का और स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ध्येय था और एक ही एम था कि हम किसी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्यशाही को ख़त्म करें और हिंदुस्तान को आज़ाद करें।
ब्रिटिश हुकूमत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पीछे लग गई, लेकिन नेताजी ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में धूल झोंककर देश से बाहर निकल गए। और उन्होंने अपनी प्रस्तावित सेना के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना चालू कर दिया। आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बजाना चाहिए, तो आज़ादी की लड़ाई की घोषणा हुई और बिगुल भी बजा और तमाम हमारे जो फॉर ब्लॉक के लोग थे 15,000 के करीब सब जेल गए और हम पर भी वारंट हुआ और हमको 2.5 वर्ष की 40 में सजा हुई। तो लेकिन रामगढ़ में जो एंटी कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो लाला शंकर लाल जी हम लोग के बीच में नेताजी ने परामर्श किया कि इस जेल गोइंग से कभी आज़ादी मिलेगी नहीं। जब नेताजी का संदेशा आया तो आज़ाद हिंद फौज जब कलकत्ते में पहुंच जाएगी इम्फल कोहिमा के बाद, तो हमारे नेताजी का ख्याल ये था कि आर्मी में एक बगावत हो जाएगी। हिंदुस्तान में कभी औरतों की दुनिया में सेना नहीं बनी, हिंदुस्तान की बात जाने थे, लेकिन नेताजी ने औरतों की फौज भी झांसी रानी रेजिमेंट कर्नल लक्ष्मी के नेतृत्व में बनाकर मर्द और औरत दोनों कंधे से कंधे मिलाकर सिंगापुर से इम्फल और कोहिमा 2775 मील के फ्रंट पर लड़ाई हुई। 60,000 ब्रिटिश इंडियन आर्मी अमेरिकन लोग मरे, 40,000 जापानी हमारे सहयोगी मरे और 26,000 आईएनए के लोग मरे। समूचा नागालैंड आज़ाद हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली औरतों की फौज बनाई। अपनी फौजी नाकामी के बावजूद आजाद हिंद फौज के बहादुर सैनिकों ने विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में पूरे राष्ट्र में राष्ट्र प्रेम और उत्साह का संचार किया, जो कि उनकी एक अहम कामयाबी रही। सरफेस पर तो हमारे आजाद हिंद फौज की हार हो गई, लेकिन उसका जो हमारे कई लाख जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लोग थे, नेवी के लोग थे, एयरफोर्स पर थे, उनका इतना असर पड़ा कि सबके दिमाग जो है इनकलाबी हो गए। और इसीलिए हमारी आज़ादी सरदार पटेल के शब्दों में वो हमारी आज़ादी को जल्दी से जल्दी ले आई। बंबई का ग्वालियर टैंक मैदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक घटना की गवाही देता है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के विशाल समूह ने देश प्रेम से ओतप्रोत अपने नेताओं को आजादी के लिए लड़ाई अख्तियार करते देखा। इसी मैदान पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने कहा, अब हम भारत को आजाद करवाएंगे या इसी कोशिश में अपनी जान दे देंगे। हम इस गुलामी में जिंदा नहीं रहेंगे। ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय युवाओं को जंग आजादी में रोकने के लिए अनेकों मनोवैज्ञानिक हथकंडे अपनाए, लेकिन युवा नहीं माने। मेरी जनरेशन के जो नौजवान थे, जेल में जाने से पहले काफ़ी प्रेशर रहता था कि टॉर्चर भी करता था और लोग भी देता था कि हम तुमको ऑक्सफोर्ड भेज देंगे, तुमको आईसीएस में ले देंगे, अच्छी नौकरी तुमको दे देंगे। जो हमारी जनरेशन के जो लोग थे, बड़ी जनरेशन से नहीं कहते होंगे, हमारी जनरेशन के लोग कहते थे, क्यों अपना वक्त ख़राब कर रहे हो, करियर ख़राब कर रहे हो, हिंदुस्तान तो आज़ाद होगा नहीं और तुमको फांसी हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी चली जाएगी। बेहतर ये है कि तुम उनको छोड़ो, हम तुमको स्कॉलरशिप दे देंगे, तुमको लंदन भेज देंगे पढ़ने के लिए, ऑक्सफोर्ड भेज देंगे, कैम्ब्रिज भेज देंगे। ये चीज़ें क्या करते थे। और कुछ लोगों के साथ टॉर्चर भी करते थे, रात भर जगाते थे। जैसे 3 दिन जब मुझे बर्मा में उन्होंने गिरफ्तार किया है तो 3 दिन 3 रात उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, एक कुर्सी बिठाने रखा और जो लाइट आप लगाए हुए हैं, जो लाइट लगती है टीवी में, इससे बड़ी लाइट हमारे चेहरे पर डाली जाती थी और हर 10 मिनट के बाद एक आदमी आता था, सवाल करता था कि तुम्हारे साथी कहाँ हैं, सुभाष बोस किस रास्ते से गए थे, क्या हुआ था, ये सब कुछ होता था। साम्राज्यवादी काले कानूनों का ब्रिटिश सरकार में आजाद हिंद फौज के सेनानियों पर बेरहमी से इस्तेमाल किया। आजादी के इन मतवालों पर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा अनेकों मुकदमे चलाए गए, जिनका देश भर में चारों तरफ विरोध हुआ। अंग्रेज गुलामी का विरोध करने के अपराध में आजाद हिंद फौज के अनेक बहादुरों को असहनीय पीड़ाएं दी गई।
लेकिन ब्रिटिश सरकार का हर जोरो जुल्म स्वतंत्रता सेनानियों को गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के इरादों को और मजबूत बना देता था। तो प्रसार भारती के केंद्रीय अभिलेखागार से हमने संघर्ष की उस कहानी को बयां किया जिसे खुद स्वतंत्रता सेनानियों ने महसूस किया था और उस पल का वो हिस्सा बने थे। प्रसार भारती के सेंट्रल आर्काइव्स में ऐसे तमाम किस्से, तमाम कहानियां मौजूद हैं क्रांतिकारियों से जुड़े हुए, जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर आप भी रोमांच से भर जाएंगे। और ऐसे तमाम किस्से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन आपको हमारा आज का ये खास कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है doordarshanarchives@gmail.com। सोशल मीडिया के जरिए भी आप अपने सुझाव हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ddarchives। ट्विटर हैंडल है www.twitter.com/dd_archives। यूट्यूब एड्रेस है www.youtube.com/c/ddarchives। इंस्टाग्राम एड्रेस है www.instagram.com/ddarchivesindia। शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। दूरदर्शन अभिलेखागार की एक्सक्लूसिव डीवीडीज और सीडीज आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। हमारा ऑनलाइन एड्रेस है www.prasarbhartiarchives.co.in। यही नहीं, आप इसे अमेज़न की वेबसाइट www.amazon.in से भी खरीद सकते हैं। ये डीवीडीज और सीडीज आप हमारे दूरदर्शन के प्रमुख केंद्रों, आकाशवाणी केंद्रों, दिल्ली हाट और नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। से शुरू हम करेंगे फसाना। शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। कहाँ से शुरू